हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीकॉम 6 के डायरेक्ट टैक्स लॉ सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी और क्लास में और सेमेस्टर में हो, बट आप ये मटेरियल लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट कैन बी मेड एंड स्टेट दी रेमेडीज अवेलेबल टू दी अग्राइव पार्टी इन सच केस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 15 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने डायरेक्ट टैक्स लॉ के यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस अपने चैनल पर आपके लिए शेयर कर रखे हैं और ये क्वेश्चन यूनिट 2 का है डायरेक्ट टैक्स लॉ का, तो मैं उसी प्ले लिस्ट में एड ऑन करती जाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम लोग कवर अप करेंगे अपने, ठीक है जी। तो आज का क्वेश्चन जो है इसको स्टार्टअप करते हैं। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ एन असेसी। अब देखो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता क्या है। पहले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो होता है जैसे अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, या कोई एक पर्सन है, उसकी को वो बंदा कोई टैक्स की प्रोविजंस के अंदर आ ही नहीं रहा, मतलब जो टैक्स की रूल्स होते हैं ना उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो उस केस में उसके ऊपर एक असेसिंग ऑफिसर को जो है हायर किया जाता है कि असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर छानबीन करे, उसका सारा चेकअप करे, मतलब सारी डिटेल्स वगैरह निकाले और उसके ऊपर एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करे। मतलब टैक्स के जो इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको बताए कि क्या इसके बंदे की सही इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता चली है या गलत है, कि जो ये एक्सप्लेनेशन बंदा दे रहा है वो सही है या गलत है। तो उस केस में होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब देखो, असेसिंग ऑफिसर को तो उन्होंने हायर कर दिया उस बंदे के लिए। इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग असेसमेंट, अब उसके ऊपर असेसमेंट पास करने के लिए प्रोसेस में असेसी के ऊपर जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसको असेसी को कॉल करता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर्टेन इन्फॉर्मेशन थ्रो नोटिस, उसको नोटिस भेज के भी मंगवा सकता है या उसको कॉल कर सकता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तेरे बारे में, करंट इनकम क्या हो रही है, करंट लॉस क्या है असेसी को। वो इस इन्फॉर्मेशन के लिए असेसी को कॉल या नोटिस भेजता है। इन केस अगर जैसे अब उसने उसको नोटिस भेजा या कॉल की असेसिंग ऑफिसर ने और असेसी फेल्स टू रिप्लाई, इन केस असेसी फेल्स टू रिप्लाई विद सच नोटिस, तो जो भी असेसिंग ऑफिसर के पास या उसके हाथ में जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बेसिस पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है पास कर देगा। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। मतलब इसके अंदर इसको एक्स पार्टी असेसमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, जिसको असेसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हायर किया गया है, वो उसकी डिटेल्स निकालता है। यानी कि उसकी जो भी पार्टीज हैं जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है उनसे इंफॉर्मेशन लेता है कि पर्सन कैसा है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं कि एक्स पार्टीज जो रिव्यू देंगी इसके बारे में वही उसके ऊपर बेस पे इसका आगे का चार्जशीट जो है वो तैयार होगी। अब इसका मीनिंग देख सकते हो, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज मेड व्हेन, ये कब की जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब पास की जाती है, इसके लिए कब किसी को हायर किया जाता है कि किसी के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दो, जब वो बंदा टैक्स की प्रोविजंस में नहीं आता, मतलब कंप्लाई, मतलब उन रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज मेड व्हेन द असेसी इज नॉट कंप्लाइंग विद द टैक्स प्रोविजंस ऑफ the assessing officer। तो in the absence of such information, अब जो असेसी की है कुछ इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि एब्सेंस है, तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, असेसिंग ऑफिसर अपनी एबिलिटी, बेस्ट एबिलिटी के थ्रू जो भी उसने नॉलेज इकट्ठी की है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके बेसिस पे उसके ऊपर एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर देगा। रूल्स के फॉलो करते हुए वो बता देगा कि इस बंदे के बारे में ये डिसीजन निकल के आ रहा है। इसका ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि उन्होंने उस सामने वाले बंदे ने रिप्लाई नहीं किया तो उसको हमने पनिश करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, उन्होंने नोटिस भेजा और उसने उसका रिप्लाई नहीं किया। यहाँ पे देखो, सर्टन नोटिस उसने भेजा पर असेसी जो है फेल हो गया उस नोटिस का रिप्लाई करने में। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको हमने पनिश करना है। द आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, ये असेसमेंट
इसलिए पास नहीं की जाती कि हमने उस बंदे को पनिश करना है, कि उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम उसके ऊपर ऐसे एक्स पार्टी असेसमेंट लगा देंगे। नो, इसमें सिर्फ सिंपल होता है कि उसके बारे में सारी जानकारी निकालनी कि उसने टैक्स प्रोविजंस को क्यों फॉलो नहीं किया, ठीक है। और उसी के बेसिस पे टू मेक दी असेसमेंट बेस्ट, तो उसी के बेसिस पे बेस्ट असेसमेंट पास की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने असेसिंग ऑफिसर ने इकट्ठी की है अपने लेवल पे, क्योंकि उसको असेसी की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो दी असेसिंग ऑफिसर कैन बेस हिज जजमेंट ऑन दी, तो जो असेसिंग ऑफिसर है, जो उसने जजमेंट पास करनी है, वो उसके पिछले सालों के बिहेवियर के बेसिस पे भी कर सकते हैं ना, कि उसकी पिछले सालों की रिटर्न्स क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, असेसी की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, एंड ऑल अदर मैटर्स जो भी उसको लगता है कि ये जो उसने जजमेंट पास करनी है उसके लिए हेल्पफुल है, करेक्ट असेसमेंट पास करने में हेल्प करेंगे, उन सारे फिगर्स को वो लेके चल सकता है और उसके ऊपर एक बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है। तो इन एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, असेसमेंट जो है 144 सेक्शन के अंडर क्वासी जुडिशियल एक प्रोसेस है। और क्वासी जुडिशियल हमें क्या बताता है? क्वासी जुडिशियल हमें ये कहता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें असेसी यानी कि सामने वाली पार्टी को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसकी बात को भी सुनना चाहिए। यही लिखा हुआ है, क्वासी जुडिशियल रिक्वायर्स दैट बिफोर अराइविंग एट एनी डिसीजन, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले असेसी मस्ट बी गिवन, असेसी को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि उसको भी सुना जाए। हो सकता है उसके पास एक्सप्लेनेशन हो इस चीज की, ठीक है जी। द असेसमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन मटेरियल गैदर्ड बाय असेसिंग ऑफिसर, नॉट मेयरली ऑन गेस पेपर। जो असेसमेंट यानी कि जो जजमेंट असेसी के बारे में पास की जाएगी वो असेसिंग ऑफिसर किन बेसिस पे पास करेगा? जो भी उसने मटेरियल या इंफॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठा की है। कोई भी गेस नहीं करना है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो, नो, प्रूफ, विद प्रूफ आपको उस चीज को करना है। अगर आप ये चीज लिख रहे हो तो इसका ये प्रूफ है, ठीक है जी। हो सकता है ना उसकी खुद की कोई खुन्नस हो, तो उस चीज़ को नहीं करना है। हर चीज़ का बेसिक रेलेवेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास उसको साबित करने के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए टाइप्स आते हैं हमारे इसके अंदर। टाइप्स ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं इसके, कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये सेक्शन 144 है और ये सेक्शन 145 है। पहले हम देखते हैं कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है। एन असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन 144 इज नोन एज कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसको जो है ये हमारी असेसमेंट है जो सेक्शन 144 के अंदर आती है, उसको हम कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। कई लोग बोलते हैं कि ये भी लाइन क्यों नहीं समझाई आपने, तो इसलिए एक्सप्लेन की, सॉरी। असेसिंग ऑफिसर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलिवेंट मटेरियल विच ही हैज़ गैदर्ड, जो असेसिंग ऑफिसर है जो भी उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी की आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, उसको अपने अकाउंट में लेके जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी की, इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ लॉस। तो उसने के बाद उसने एक असेसमेंट पास करनी है उसके बेस पे उसके टोटल इनकम और लॉस की ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए कि ये असेसमेंट इसके ऊपर बनती है, ये इसके ऊपर कंपनी के ऊपर इतने, इस बंदे के ऊपर इतना कर्जा है, इतना बंदा प्रॉफिट में चल रहा है, इतनी इनकम है, उस सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसने इकट्ठी की है उसके बेस पे उसने असेसमेंट पास करनी है इसकी इनकम और लॉस के बारे में। Assessing officer determine the sum payable by the assessee in the following way। assessing officer जो है वो कुछ assessee के बारे में कुछ following cases के थ्रू बताएगा कि क्या पेएबल है, कितना सम पेएबल है। When any person fails to make the return under section 139 subsection 1, if a person is under an obligation to file his return under section 139 but such person has not filed his income tax return। अब देखो, अगर एक बंदा जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ऑब्लिगेट करता है कि उसको टैक्स पे करना चाहिए, पर उस बंदे ने, सच पर्सन हैज़ नॉट फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न, पर उस बंदे ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की विद इन ड्यू डेट, जो कि उसकी ड्यू डेट थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन। सो देयरफॉर इन सच केस असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट पास
कर सकता है, क्योंकि ये तो कंपल्सरी था ना उसको। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है अगर वो उसके अंदर आता है तो उसको वो फाइल करनी चाहिए थी। उसने उसकी लिमिट्स को क्रॉस किया, उसको फाइल नहीं किया, जबकि उसको करना चाहिए था। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन, वेयर एनी पर्सन fails to comply with the terms of a notice issue under section 142 subsection 2A for getting the account audited। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है जो भी नोटिस में इंफॉर्मेशन लिखी थी उसको कंप्लाई करने में, तो उसका अकाउंट जो है ऑडिट हो रहा था, उसके ऊपर क्या बेस्ट जजमेंट हो सकती है? इफ अ पर्सन after receiving notice under section 142 subsection 1 डज नॉट कंप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं किया, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस नोटिस के जरिए उसका रिप्लाई नहीं किया, नॉट मेड एनी सेटिस्फैक्ट्री, उनको आंसर नहीं भेजा कोई सेटिस्फैक्ट्री, जो भी उसने घुमा फिरा के उसकी बात कर दी कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई ऐसी, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं भेजा, तो असेसिंग ऑफिसर को भेजा और ही फेल्स टू मेक दी फ्रेश ऑडिट, और उसने कोई उसका फ्रेश आंसर अच्छा देना भी ज़रूरी नहीं समझा, कि उसने एक्सप्लेन करना नहीं ज़रूरी समझा असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बेस्ट जजमेंट बनती है वो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर पास कर सकता है। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ईजिली मैं समझाऊंगी। असेसिंग ऑफिसर है, उसके हाथ में कुछ इंफॉर्मेशन लगी या कुछ ट्रांजैक्शंस लगी, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन 1-2 करोड़ की, उसने असेसी से पूछा भाई ये ट्रांजैक्शंस क्यों हैं, इनकम कहाँ से आई। अब ऑब्वियस ही बात है उसने जजमेंट पास करनी है तो कुछ क्वेश्चंस तो वो पूछेगा। अब वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके ऊपर उसने उसको नोटिस, असेसी को नोटिस भेजा, पर असेसी ने उसका ना ही कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया और ना ही देना ज़रूरी समझा। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर एक बेस्ट जजमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज पास कर सकता है। ठीक है, तो ये दो हो गई हमारी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। थर्ड मैं आपको दिखाती हूँ, थर्ड में क्या है, इफ assessee does not comply with the terms of section 143 subsection 2, अगर assessee जो है टर्म्स एंड कंडीशन में कंप्लाई नहीं करता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उसके ऊपर एक बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंपल्सरी वाले 144 सेक्शन के अंदर हमने 3 पॉइंट देखे। अगर असेसी अपनी रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट पास की जाएगी। अगर असेसी फेल हो जाता है, जो भी उसको नोटिस इशू किया गया है उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में, तब उसके ऊपर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट पास की जाएगी। और थर्ड, अगर असेसी टर्म्स एंड कंडीशंस के को कंप्लाई नहीं करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, तो इस केस में भी उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट पास, कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट पास की जाएगी। तो दीज 3 सिचुएशंस जिसके अंदर हम लोग कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करेंगे। अब दूसरी कौन सी है, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 145 के अंदर। तो ये अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर है, इट एम्पावर द असेसिंग ऑफिसर कि वो जो भी उसको लगे कि कोई भी उसको अकाउंट बुक्स दिखाई जा रही हैं और वो अनरिलायबल है या फॉल्स है या गलत है या इनकम्प्लीट है, तो वो उनको रिजेक्ट कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है। असेसिंग ऑफिसर्स कैन रिजेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब असेसिंग ऑफिसर जो बुक्स को रिजेक्ट कर सकता है फॉलोइंग ग्राउंड्स पे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, जो भी बुक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है कंप्लीट नहीं है, या तो वो ठीक है, जो भी असेसी ने अकाउंट्स दिखाए हैं या तो वो कंप्लीटनेस है या करेक्ट नहीं है, तो इस केस में वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड, वेयर द मेथड, जो अकाउंट्स की बुक असेसिंग ऑफिसर को दिखाई जा रही है उसमें जो मेथड अकाउंट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट किया गया है, असेसी आगे पीछे उन मेथड्स का यूज करता ही है, दैट्स मीन वो फॉल्स अकाउंट है, गलत अकाउंट है। ठीक है ना, तो वेयर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो उसने अडॉप्ट किया है असेसी ने, वो हमेशा नॉट बीन रेगुलरली फॉलो बाय हिम, आगे पीछे उसके द्वारा यूज नहीं किया जाता, बट जस्ट उसने वो असेसिंग ऑफिसर को दिखानी है बुक्स, तो उसके अंदर मेथड ही चेंज कर दिया उसने, तो ये भी गलत है।
where the accounting standards notified by the central government from time to time have not been regularly followed by the assessee। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको दिए गए हैं वो उनको टाइम टू टाइम या रेगुलरली फॉलो ही नहीं कर रहा असेसी, तो इस केस में भी वो ऑफिसर जो है उसकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स को रिजेक्ट कर सकता है। दीज 3 सिचुएशंस, ठीक है जी। अब द एक्सप्रेशन method of accounting in this section has referred to the pattern system और principle on the basis of which the account of an assessee are maintained। अब देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें एक पैटर्न होता है। जो लोग कॉमर्स करते हैं उनको पता है ना, एक अकाउंट्स मेंटेन करने का एक पैटर्न होता है। ट्रायल अकाउंट अलग बनता है, लेजर अलग बनता है, सबका अपना अपना पैटर्न होता है ना, कि जर्नल एंट्रीज कैसे डलनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनना है, बैलेंस शीट ऐसे बननी है, सब चीज़ों का पैटर्न है। तो जिस पैटर्न को जो कंपनी, अगर आप देखो जैसे बैलेंस शीट ही है, बैलेंस शीट के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी एसेट वाला और एक होता है हम लोग डायरेक्ट सीधी बैलेंस शीट बनाते हैं। अब एक कंपनी पिछले सालों से वो टी टेबल है उसको यूज कर रही थी, बट जस्ट असेसिंग ऑफिसर को दिखाना है तो उसने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। तो इस केस में अगर असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा सा भी शक होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ रेमेडीज जो हमने क्वेश्चन में देखी थी, जजमेंट क्या है, क्या सर्कमस्टेंसेज में की जाती है, आफ्टर दैट इसकी रेमेडीज। अब देखते हैं इसकी रेमेडीज क्या है। रेमेडीज अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो अब इसके 2 रेमेडीज हैं, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एंड फाइलिंग ऑफ एन अपील। अब पहली जो है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, व्हेन असेसिंग ऑफिसर मेड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। अब देखो रेमेडीज, अब देखो असेसिंग ऑफिसर ने तो एक जजमेंट पास कर दी, अब अगर हो सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिसने पास किया उससे गलती हो गई हो, क्योंकि वो भी तो है तो इंसान ही ना, ठीक है। तो इसके ऊपर रेमेडीज यानी कि सुझाव क्या है, अगर बाय चांस गलती से कोई गलत जजमेंट अगर किसी बंदे के प्रति पास हो जाती है तो उसके ऊपर रेमेडीज क्या है कि वो बंदा पहले तो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने जो जजमेंट पास की है उसके विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर हम लोग एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर कैन अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर कि वो उसने जो भी ये असेसमेंट जजमेंट पास किया उसको कैंसिल कर दे, कैंसलेशन ऑफ सच असेसमेंट, ठीक है जी, अगर गलत हो जाती है तो। बट असेसमेंट कैन बी कैंसल। असेसमेंट कब कैंसिल होगी, इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के अंदर, अगर ये फुलफिल होते होंगे तभी जजमेंट जो है कैंसिल होगी। दैट द असेसी वाज प्रिवेंट बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम मेकिंग द रिटर्न रिक्वायर्ड। पहला कि असेसी के पास सफिशिएंट कारण हो कि उसने रिटर्न क्यों फाइल नहीं की, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना कि वो रिटर्न ही नहीं फाइल की उसने। ये वाले 3 क्लोज देखे थे कि फर्स्ट में वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, सेकंड में हमने देखा था कि वो जो नोटिस उसको इशू किया गया उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वही है, पहले में अगर उसके पास सफिशिएंट कारण हो कि उसने रिटर्न क्यों फाइल नहीं की, सेकेंड में उसके पास सफिशिएंट वो रीज़न हो कि जैसे कि वो कह रहा है कि उसको नोटिस मिला ही नहीं, जो उसको नोटिस भेजा गया था वो उसको मिला ही नहीं। और थर्ड उसमें लिखा है कि दैट ही डिड नॉट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई द रूल्स। थर्ड हमारा था ना कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो जिन रूल्स में वो कंप्लाई करता है, कंप्लाई विद द टर्म्स एंड सेक्शन। तो उसने बोला कि उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं उसको मिली कि वो उन रूल्स के अंदर कंप्लाई कर पाए। तो इन दीज 3 सिचुएशंस के अंदर उसका जो है वो एप्लीकेशन के अंदर उसकी बेस्ट जजमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब दूसरी क्या है कि वो फाइल कर सकता है अपील ट्रिब्यूनल को, जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उनको अपील कर सकते हैं कि जो उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट दी गई है उसको वापस लिया जाए। इफ़ द असेसिंग ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है कि उसने जो बेस्ट जजमेंट दिया है वो उसको कैंसिल नहीं करेगा, तो जो असेसी है वो अपील कर सकता है डिप्टी कमिश्नर एंड अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर पास किए गए हैं असेसिंग ऑफिसर के थ्रू कमिश्नर के पास जा सकता है या एबिलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। इफ़ अगर मैंने कोई भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मिस्टेक की है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है थोड़ी बहुत भूल चूक हुई हो मुझसे, सो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मैंने अपना ट्राई किया है बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने का। सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। सो मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।